आपने आज देखा ही होगा 40% सिलेबस लगभग जो है वो कम होने वाला है आप लोगों का। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जेनेटिक्स, आज हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वैसे आपकी बुक जो है वो काम में आएगी, पर नोटबुक जो है वो भी आपकी काफी काम में आने वाली है, तो उसको भी आप लोग अपने पास में। बात करें जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स हमारे साइंस की उस ब्रांच को कहा जाता है जिसमें आप कैरेक्टर्स की हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टर्स की हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि भाई हमारे माता पिता जो हैं उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे अंदर देखे जाएंगे। फिजिकल कैरेक्टर तो लगभग सेम ही है कि भाई 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 1 नाक, ठीक है, ये सारे बहुत से कॉमन फिजिकल कैरेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल हमें हमारे माँ बाप जैसे ही मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनसे कैरेक्टर हमारे अंदर आए हैं, और जो साइंस की ब्रांच हमें इन सब के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, जिस सब्जेक्ट में आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले देने वाले थे बेटसन। बेटसन 1905 में इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसका ओरिजिनली मतलब होता है जीन, ये शब्द आपने बिल्कुल सुना होगा, जीन, जीन से जुड़ी हुई जो भी स्टडी है वो जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स में जैसा मैंने बताया कि आप हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, इसी को हेरिडिटी बोलते हैं, या इसे ही बच्चों इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। आपकी बुक में आई थिंक शायद नहीं होगा, पर इनहेरिटेंस भी इसे ही बोलते हैं, INHERITANC। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यही हेरिडिटी का भी सेम मतलब है। तो हेरिडिटी इक्वल टू इनहेरिटेंस। और जो शब्द है हेरिडिटी, इसको सबसे पहले यूज में लेने वाले थे स्पेंसर, लगभग 1863 इस ईयर में इन्होंने सबसे पहले हेरिडिटी जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया। तो ये छोटे मोटे इंट्रोडक्शन के बाद में आपके पास में हेडिंग है मेंडलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, और अब आगे यही मेंडलिज्म की थ्योरी चलेगी। सर ग्रेगर जोहान मेंडल, सर ग्रेगर जोहान मेंडल, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्हीं के दिए हुए लॉज और जो एक्सप्लेनेशन है, इनकी जो थ्योरी है, उसी के बेसिस पर जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है। तो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो देने वाले थे सर ग्रेगर जोहान मेंडल। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 इस ईयर में सिलिसियन विलेज, ऑस्ट्रिया के सिलिसियन विलेज के अंदर हुआ था। इन्होंने अपनी फिलोसॉफी की डिग्री 1842 में, मतलब 20 साल के जब हुए, तब इन्होंने अपनी डिग्री जो थी, कॉलेज जो था वो खत्म कर लिया, और 1 साल बाद में ये बर्न सिटी, ऑस्ट्रिया की एक बर्न सिटी थी, वहां एक चर्च के अंदर ये फादर बन गए, पादरी जो होता है, प्रीस्ट, फादर बन गए। ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्हें गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक था। तो इनके चर्च में एक छोटा सा गार्डन था, और इसके अलावा फिलोसॉफी साइंस का ही एक हिस्सा है। तो साइंस से जुड़े हुए होने के वजह से इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, उसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज को समझना और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना।
तो भले ये फादर बन गए थे पर ये एक साइंटिस्ट भी थे। तो इनके चर्च के गार्डन में एक मटर पी प्लांट जो है, गार्डन पी, वो ग्रो करता था, जिसका बायोलॉजिकल नेम आपको बच्चों याद रखना है पाइसम सेटाइवम। अगर क्वेश्चन आता है कि इन्होंने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गार्डन पी के साथ साथ इस गार्डन पी का बायोलॉजिकल नेम भी लिखें, पाइसम सेटाइवम। और पाइसम सेटाइवम पर इन्होंने 7 सालों तक लगातार एक्सपेरिमेंट किए, और अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने जो रिजल्ट दिए उनसे बर्न सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हुई, और इनके लिखे हुए जो रिसर्च पेपर्स थे उन्हें इस सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया और आगे पब्लिश किया। 1865 की बात। 1866 के अंदर इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को, जो सोसाइटी की एनुअल रिपोर्ट होती है, पूरे साल में जो भी सोसाइटी में अच्छे बुरे भले जो भी काम हुए, उस रिपोर्ट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम से छापा गया। और सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे गार्डन पी प्लांट पर, और उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी, इसे ही कहा गया मेंडलिज्म। और 6 जनवरी 1884 में इनकी डेथ। तो ये इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में। तो ग्रेगर जोहन मेंडल ने क्या काम किया, कैसे किया, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इन्होंने गार्डन पी के जो प्लांट्स थे उन्हें लिया और उनका क्रॉस करवाया। क्रॉस का मतलब है बच्चों यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई प्लांट्स का क्रॉस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एक प्लांट का जो फ्लावर है, उस फ्लावर से पोलन ग्रेन्स लेकर के दूसरे प्लांट के फ्लावर में जो स्टिग्मा मौजूद है, उस स्टिग्मा के ऊपर स्प्रेड कर दिया। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और फिर जायगोट बना, जायगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड डेवलप हुआ, और फिर उस सीड को लेकर के उन्होंने क्या किया, फिर से ग्रो किया। फिर से ग्रो करने पर प्लांट बड़ा हुआ, फिर वापस उस प्लांट का उन्होंने और आगे क्रॉस करवाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया, और क्रॉस के बाद में सीड्स बने, सीड उन्होंने फिर से ग्रो करे, फिर से उनको प्लांट बने। तो ऐसा उन्होंने 7 सालों तक लगातार किया, और जो भी ऑब्जर्वेशन वो देखते गए, जो भी चीज देखते गए, उन्हें वो नोट डाउन करते गए, और फिर उन्होंने अपने कंक्लूजन्स, अपने रिजल्ट्स वगैरह जो थे वो दुनिया को बताए, उन्हें पब्लिश किया। तो वो क्या थे, कैसे किया, इसकी हम लोग बात करेंगे, पर पहले हम लोग बात करते हैं रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस। कि जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे, इन्हें बहुत भरपूर सक्सेस मिली, और वो क्यों मिली, इसके कुछ गिने चुने कारण हैं। पहला जो रीजन है वो है कि मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स को, मतलब क्रॉस को परफॉर्म किया, तो एक समय पर सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये काम किया। जैसे कि उन्होंने पहले सोचा कि चलो एक लंबे प्लांट को और एक छोटे प्लांट को क्रॉस कराया जाए, एक कैरेक्टर उन्होंने लिया, हाइट। फिर उन्होंने आगे सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जिस प्लांट में मटर का सीड, जो पी जो है उसका दाना जो है एकदम राउंड है उसको, और जिसके अंदर राउंड नहीं है उसको क्रॉस कराया जाए। एक बार उन्होंने देखा कि जो पॉड, जो फली होती है मटर की, वो उसका कलर क्या है, उसका कलर ग्रीन है या उसका कलर येलो है। इस बेसिस पर उन्होंने क्रॉस कराया। मतलब उन्होंने एक समय पर, एक टाइम पर उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए ही अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। दूसरा इनकी सक्सेस का कारण यह था कि इन्होंने जो भी काम किया उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करके पेपर पर नोट डाउन किया। जो भी एक एक स्टेप वो करते गए, क्या ऑब्जर्वेशन आया, क्या एक्सपेरिमेंट किया,
उन सबको वो एक प्रॉपर एनालिटिक वे में नोट डाउन करते चले और उनके एक्सपेरिमेंट की सबसे सक्सेस की जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि उन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट किया। बहुत समझदारी वाला काम था गार्डन पी को सेलेक्ट करना। तो सर ऐसा क्या था कि गार्डन पी को ही इन्होंने सेलेक्ट किया? ये आपका नेक्स्ट हेडिंग में आ रहा है टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ टी प्लांट। पहली वजह गार्डन पी को सेलेक्ट करने की ये थी कि गार्डन पी जो है वो एक एनुअल प्लांट है। वहां का वेदर ऐसा है कि वहां पूरे 12 महीने जो है वो गार्डन पी जो है वो ग्रो करता है। तो एक साल में गार्डन पी की 3 से 4 जनरेशंस देखी जा सकती है। मतलब 2-3 महीने जिंदा रहता है प्लांट, उसके बाद में नई जनरेशन आ जाती है। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी जनरेशन जो है गार्डन पी के केस में डेवलप की जा सकती है, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट जनरेशन से ही जुड़ा था कि भाई आपने एक जनरेशन को क्रॉस करवाया, पेरेंट्स को क्रॉस करवाया, फिर उनसे पहली जनरेशन मिली, फिर फर्स्ट जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया, उसे सेकंड जनरेशन मिली, सेकंड को क्रॉस करवाया। तो इस तरीके से वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो प्लांट मिलते जा रहे थे उन्हें वो क्रॉस कराते चले जा रहे थे। तो क्योंकि एक एनुअल प्लांट था तो कम समय में ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो है उन्हें परफॉर्म कर सकते। दूसरा जो कारण था गार्डन पी को सिलेक्ट करने का वो ये था कि गार्डन पी जो है वो एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। मतलब उसके फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जैसा कि आपने पढ़े होंगे, जो आपका एंथर, पोलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं, और वहीं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल था, इसमें दोनों तरीके के सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाए जा रहे थे। तो चाहे तो बड़ी आसानी से इनका सेल्फ क्रॉस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। मतलब किसी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन्स लाने की जरूरत ही नहीं है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन ना हो करके हम अपने मन पसंद के दो फ्लावर्स को, दो प्लांट्स को क्रॉस करवाएं, तो ये भी बड़ी आसानी से हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, जो फ्लावर है उसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो स्टेमन है या जो पोलन ग्रेन्स हैं, उन्हें रिमूव करना है और बड़ी आसानी से ये काम जो है परफॉर्म किया जा सकता है। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है प्लांट में और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। जब बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन होता है तब ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस, चेंज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग तरीके के पेरेंट्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं। पर जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो सेम पेरेंट जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग, वो नई जनरेशन को पैदा कर रहा है, क्योंकि एक ही पेरेंट के करेक्टर जा रहे हैं तो वो एक जैसे होंगे। पर जब दो पेरेंट्स के करेक्टर जाते हैं तो कुछ नई चीजें जो है, कुछ नए करेक्टर्स या वेरिएशंस जो है वो देखी जाती है। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन चाहे तो ये ऑप्शन भी पॉसिबल है गार्डन पी में, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहे तो ये ऑप्शन भी गार्डन पी में पॉसिबल। तो अच्छी बात है, जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे हमारे पास में रिजल्ट उतने ही ज्यादा आएंगे। अगला कारण ये था गार्डन पी को सिलेक्ट करने का कि ये बहुत इजीली अवेलेबल था, बड़ी आसानी से मिल जाता था, उनके चर्च में अपने आप उग गया था। और एक कारण गार्डन पी को सिलेक्ट करने का ये भी था कि गार्डन पी में बहुत सारे करेक्टर्स देखे जा रहे थे, जैसे हाइट, लंबे भी थे छोटे भी थे। मैंने आपको बताया जो गार्डन पी में जो सीड है, जो मटर का दाना है, उसकी शेप या फ्लावर का कलर, कुछ में वायलेट था, कुछ में व्हाइट था। तो ऐसे करके आपकी बुक में शायद एक टेबल बनी होगी जिसमें ऐसे 7 करेक्टर्स जो है वो बताए गए हैं। जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट, टॉल, लंबा था या छोटा था। दूसरा करेक्टर है पोजीशन ऑफ फ्लावर, कि भाई जो फ्लावर है
वो एक्सियल पोजीशन पर लग रहा है कि टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है जो ब्रांच है, जो डाली है, उसके एकदम लास्ट में, और एक्सियल का मतलब है लास्ट में ना लग करके कहीं बीच में। दूसरा, शेप ऑफ मैच्योर्ड पी, जो आपकी पी पॉड है, जो फली है, वो कैसी थी? या तो एकदम फूली हुई थी, खट्टी खट्टी ताजा मोटी ताजी, या कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, एकदम सूख चुकी थी, एकदम श्रिंक कर गई थी। जो पी था, मटर का दाना था, उसका कलर किसी प्लांट में येलो था तो किसी प्लांट में ब्लू, सॉरी येलो और ग्रीन। फिर फ्लावर का कलर किसी में वायलेट था, किसी में व्हाइट। शेप ऑफ द सीड, जैसा मैंने आपको बताया, राउंडेड भी था और रिंकल्ड भी था। तो इस तरीके से इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स जो थे, ये देख करके गार्डन पी को बहुत सूझबूझ से, बहुत सोच समझ करके सेलेक्ट किया। तो 1865 में सर ग्रेगर जोहन मेंडल ने अपना लॉज को दिया था, पर इनके लॉज को इंपॉर्टेंस और जो सक्सेस मिली वो 35 इयर्स के बाद में मिली। मतलब तब तक इनकी डेथ जो है वो हो चुकी, इनके मरने के बाद में इन्हें विख्यात जो है, इनको सक्सेस मिली। तो ये जो बेस तैयार करके गए थे इन्होंने, जो भी अपनी थ्योरी तैयार की थी, उस थ्योरी को आगे कैरी किया और एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया ह्यूगो डिवरीज, जो कि हॉलैंड से थे, कार्ल कॉर्न्स, जो जर्मनी से थे, एंड एरिच वॉन टिस्मार्क, जो कि ऑस्ट्रिया से ही थे। इन तीनों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट्स करके सर ग्रेगर जोहन मेंडल की जो थ्योरी थी उसे आगे डेवलप किया और आगे मॉडिफाई किया, और ईयर पहुंच गया था लगभग 1900। तो जब उन्होंने लॉ दिया, उन्होंने अपनी थ्योरी दी 1865 और 1900, तो 35 इयर्स गुजर चुके। इनकी जो थ्योरी थी, जो लॉ है, उन्हें हम लोग समझेंगे, पर उनसे पहले हमें बच्चों कुछ जरूरी डेफिनेशंस जो हैं वो हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है बच्चों जीन। जीन वो फैक्टर है जिसकी वजह से किसी कैरेक्टर को इनहेरिट किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी मात्रा में किसी इंडिविजुअल में दिखाई देगा। जैसे कि आप लंबे हैं, पर देखा जाता है ना कि आपसे भी कुछ लंबे हो सकते हैं, आपसे भी कुछ छोटे हो सकते हैं, तो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल एक जीन है, पर ये हाइट कितनी होगी, क्या होगी, इसको भी कंट्रोल करता है कोई जीन। मेंडल ने इस जीन को उस समय नाम दिया था फैक्टर। मेंडल ने कहा था इसे फैक्टर। और ये जो जीन टर्म है, ये जो शब्द है जीन, ये दिया था किसने? जोहानसन ने। जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का इस्तेमाल किया था। सेकंड डेफिनेशन जो है बच्चों वो है एलील, या इसे एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं, एलील या फिर एलीलोमॉर्फ। ये किसी जीन की फॉर्म होती है जो कि जीन के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज में ली जाती है, कि भैया जीन जो है किसी भी इंडिविजुअल में 2 टाइप का हो सकता है। जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख के देखा है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मान लेते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही जो है जीन्स के एलील हैं, जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। पर जैसा मैंने बताया कि हाइट तो ठीक है, पर हाइट भी भाई, हाइट लंबी हाइट या छोटी हाइट, तो हाइट में भी अपने पास में 2 पॉसिबिलिटीज आ गई ना, या तो लंबा या फिर छोटा। तो भाई हाइट को कंट्रोल कर रहा है जीन, लंबी हाइट को कंट्रोल कर रहा है कैपिटल टी, स्मॉल हाइट को कंट्रोल करता है स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं, ये इन्हें हम लोग बोलते हैं एलील। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एलील। और किसी भी एक जीन में कितने? 2 एलील्स पाए जाते हैं।
दो एलील पाए जाते हैं, या तो दोनों ही कैपिटल टी हो, या दोनों ही स्मॉल टी हो, या हो सकता है एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी हो। तो जीन तो ये दो एलील्स का मिक्सचर है जो कि किसी भी करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वो करेक्टर की इंटेंसिटी क्या होगी, कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, इसे कंट्रोल करते हैं जीन के दो फॉर्म्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एलीलोमॉर्फ या एलील्स। एलील समझ में आया क्या बच्चों? एक बार कमेंट करके बताओ, एलील और जीन समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है वो है होमोजाइगस। जैसे होमोजाइगस कंडीशन भी कहते हैं। होमोजाइगस उस कंडीशन, उस स्टेट को कहा जाता है जिसमें जो जीन है उसके दोनों एलील्स एक जैसे ही हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, या तो दोनों एलील कैपिटल टी है, या दोनों एलील्स जो हैं वो स्मॉल टी। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस, जब दोनों के दोनों एलील्स एक जैसे हैं। हेटेरोजाइगस अगर दोनों एलील्स एक दूसरे से अलग हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। होमोजाइगस बच्चों प्योर कंडीशन कहलाती है। प्योर क्योंकि उसमें दोनों एलील एक जैसे हैं, तो जो भी करेक्टर्स होंगे वो बिल्कुल एक जैसे आएंगे। और ऐसे ही स्मॉल टी भी प्योर प्योर कहलाएगा। और जो हेटेरोजाइगस है इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड कंडीशन, जिसमें दोनों एलील्स अलग अलग टाइप के हैं। तो इसका मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली जाने वाली हैं वो दोनों पेरेंट्स का एक कॉम्बिनेशन आगे जाने वाला है। अगली डेफिनेशन जो है वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम लोग फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। जैसे लंबा छोटा होना, काला होना, गोरा होना, मोटा होना, पतला होना, मतलब बाहर से फिजिकली हम लोग जिन कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप वो कैरेक्टर्स जो जेनेटिकली कैरी होते हैं, जिनके लिए जेनेटिकली जीन रेस्पॉन्सिबल है। जैसे ध्यान से देखिएगा, कैपिटल टी ये एक टॉल प्लांट है, स्मॉल टी ये एक ड्वार्फ प्लांट है, पौना छोटा प्लांट है। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये भी एक टॉल प्लांट है। तो जेनेटिकली देखा जाए, फिजिकली देखा जाए तो कैपिटल टी जो है और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, टॉल। पर जेनेटिकली एक्चुअली मैं जीन्स को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि सर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि सर जेनेटिकली दोनों अलग हैं। एक होमोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा हेटेरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जेनेटिकली जो करेक्टर्स हम लोग कंसीडर करते हैं उन्हें कहते हैं जीनोटाइप। नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमिनेंट करेक्टर। डोमिनेंट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि जो अपना प्रभाव छोड़ जाता है, या एक एक करेक्टर जो दूसरे पर भारी हो। जैसे कि हो सकता है आपकी मदर जो है उनकी हाइट ज्यादा ना हो पर फादर की हाइट लंबी हो, अच्छी खासी हो। तो हो सकता है जो जनरेशन, जो ऑफस्प्रिंग मदर फादर के थ्रू होने वाली है वो लंबी हो हाइट में। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मदर से कैरेक्टर्स आए नहीं होंगे, या सिर्फ जो फादर है उसी के कैरेक्टर्स आए हैं, या अकेला फादर या अकेली मदर भी कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो फिर तो दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, दोनों से कैरेक्टर्स जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, पर दोनों के कैरेक्टर्स में से अपने आप को शो सिर्फ एक ही कर पाता है। तो ये कैरेक्टर जो अपने आप को किसी दूसरी जनरेशन में शो कर पाए, इस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर अपने आप को नहीं दिखा पाया
नहीं शो कर पाया क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को शो कर गया, दूसरा वाला जो अपने आप को नहीं शो कर पाया उसे हम लोग कहते हैं रिसेसिव करेक्टर। क्रॉस का मतलब तो मैंने आपको बच्चों समझा दिया, एक सिस्टमेटिक प्लांट वे में किया हुआ रिप्रोडक्शन क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास में है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ऐसा क्रॉस जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके किया जाए, जो कि जनरली मेंडल ने परफॉर्म किया, सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए कि भैया मैं तो बस टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करा रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा कि सीड का कलर क्या है, सीड की शेप क्या है, मतलब और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं ध्यान में, पर सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉस परफॉर्म किया जाए उसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही बच्चों डायहाइब्रिड क्रॉस होता है, एक ऐसा क्रॉस जो कि दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाए, जैसे मैं कह दूं कि एक तो मैं टॉल प्लांट ले लेता हूं और एक में ऐसा प्लांट, और उसी प्लांट में मैं देखता हूं कि जो सीड है वो आपका येलो कलर का है, दूसरा प्लांट की हाइट कम है और उसका सीड जो है वो ग्रीन कलर का है। तो मैंने यहाँ पर दो करेक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक क्रॉस को परफॉर्म किया, इसे हम लोग बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही ट्राइहाइब्रिड क्रॉस और आगे चलता जाता है, ठीक है। इसके बाद शायद आपकी बुक में दो चार डेफिनेशन होंगी, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, क्रॉस करके जब मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा पेपर पर कि आप कैसे आपको क्रॉस करना है, पेपर वर्क कैसे करना है, तब हम लोग उसको समझेंगे। अगली डेफिनेशन है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंट्स जो कि क्रॉस परफॉर्म जिनके बीच में हो रहा है उन्हें हम लोग बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, जिसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने क्रॉस करके दिखा रखा है जिसमें कैपिटल पी आपको ब्लैक मार्कर से दिख जाएगा। फिर आता है ऐसे ही F1 जनरेशन, जिसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहा जाता है। जब पेरेंट्स क्रॉस करके जो पहली जनरेशन बनाए उसे ही बोलते हैं F1 जनरेशन। और ऐसे ही F2 जनरेशन, जब F1 तो बनी है पेरेंट्स से, पेरेंट्स ने क्रॉस किया और F1 जनरेशन को बनाया, और जब F1 जनरेशन क्रॉस करेगी आपस में तब जो जनरेशन बनेगी उसे हम लोग बोलते हैं F2 जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन। यहां तक जो पढ़ाया वो क्लियर है या नहीं, जो डेफिनेशंस में सब आपको समझाई वो आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है जी, अच्छी बात। तो हम लोग अब करने जा रहे हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के जो लॉज दिए थे, जो नियम इन्होंने बताए थे पाइसम सटाइवम गार्डन पीपल एक्सपेरिमेंट के बाद, वो लॉज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें सबसे जो पहला लॉ है उसको बच्चों कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब परफॉर्म किया, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए दो पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस करवाया, तो इसके बाद उन्होंने जो रिजल्ट देखा, जो ऑब्जर्वेशन आई, उसके बेसिस पर जो इन्होंने लॉ दिया है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ कहता है कि जब कोई दो पेरेंट्स क्रॉस करते हैं, जिस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन दो अलग पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करना, रिप्रोडक्शन। तो जब क्रॉस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो हैं वो आगे कैरी होते हैं, जो जनरेशन है उसमें जाते हैं, पर इन दोनों में से अपने आप को शो सिर्फ एक ही कर पाता है, और जो कैरेक्टर अपने आप को शो कर पाएगा F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीमेल जनरेशन में,
उसी कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, शो नहीं कर पाया, उसे हम लोग बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। एग्जांपल देते हैं, देखते हैं जो मैंने बोर्ड पर जो क्रॉस बनाया है आपको समझाने के लिए। तो बच्चों, हमें सबसे पहले जो भी पेरेंट्स लेने हैं, ध्यान रखना है वो पेरेंट्स होमोजाइगस कंडीशन में ही होने चाहिए। तो जैसे कि हमने एक गार्डन टी लिया जो कि टॉल है, और बच्चों टॉल में भी दो कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, एक तो कैपिटल टी और एक कैपिटल टी स्मॉल टी। हमें क्या लेना है, हमेशा होमोजाइगस प्योर फॉर्म लेनी है। तो हमने सबसे पहले होमोजाइगस टॉल लिया। प्योर टॉल का मतलब हो गया दोनों उसमें जो एलील है वो कैपिटल टी। फिर दूसरा जो पेरेंट लिया वो भी प्योर फॉर्म में होमोजाइगस कंडीशन में लिया है, पर वो आपने लेना है स्मॉल टी, प्योर डॉर्फ। अब पेरेंट्स जो है बच्चों, वो जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनमें जो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग में रहने चाहिए, जिसके लिए इनके जो जर्म सेल्स हैं, स्पर्म्स या एग जो भी आप नाम दे दीजिए, ये जर्म सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम का हाफ होने का मतलब है जो जीन है आपका, जैसा कि आपको पता है कि जीन दो एलील्स का बना होता है, उस जीन का भी आधा हो जाना मतलब दो में से एक ही एलील का रह जाना। तो जैसे कि जो प्योर टॉल हमने होमोजाइगस टॉल लिया है उसमें दोनों एलील क्या है, कैपिटल टी। तो जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो हमने मान लिया कि एक कैपिटल टी अलग हो गया और दूसरा कैपिटल टी अलग। तो गैमेट जो है हमने दो बना करके दिखाए हैं, पर दोनों जेनेटिकली एक ही जैसे हैं। पहले वाले में भी कैपिटल टी है गया है एलील, और दूसरे वाले में भी कैपिटल टी ही एलील गया है। ऐसे ही अपने पास जो प्योर डॉर्फ था उसके गैमेट्स हमने बनाए। इससे जो गैमेट बनेंगे वो सीधी सी बात है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी बनेंगे। अगर बच्चों एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी होता तो यहाँ आपको दो टाइप के गैमेट मिलते, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। पर लकीली यहाँ आपको क्रॉस ऐसे ही स्टार्ट करना है कि दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। तो दोनों पेरेंट्स से जितने भी गैमेट्स बनेंगे या बन सकते हैं वो सारे गैमेट्स एक जैसे हो। तो जो पेरेंटल जनरेशन है उससे सबसे पहले हमने बनाए गैमेट्स। गैमेट्स का बनना इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो इनकी गैमेटोजेनेसिस करवाई और गैमेट्स बने। अब जैसे मैंने चार अलग अलग क्रॉस करके दिखाए हैं, अगर मान लो प्योर टॉल से जो पहला कैपिटल टी है वो प्योर डॉर्फ के पहले स्मॉल टी से मिल जाए, तो जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 जनरेशन आएगी उसमें पहला इंडिविजुअल हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर प्योर टॉल का कैपिटल टी प्योर डॉर्फ के दूसरे स्मॉल टी से मिल जाए तब भी कंडीशन आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगी। ऐसे ही प्योर टॉल का जो दूसरा कैपिटल टी है जब वो प्योर डॉर्फ के पहले स्मॉल टी से मिल जाए तब भी कंडीशन बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनेगी। और ऐसे ही प्योर टॉल का जो दूसरा कैपिटल टी है वो प्योर डॉर्फ के दूसरे स्मॉल टी से मिल जाए तब भी जनरेशन जो है वो आपको क्या मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब चार पॉसिबिलिटीज यहाँ ऑफस्प्रिंग बनने की है, चारों के चारों आप देख रहे हैं जेनेटिकली एक जैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं जो प्योर टॉल वाला पेरेंट था उससे कैपिटल टी गया है F1 जनरेशन, और जो प्योर डॉर्फ वाला पेरेंट था उससे स्मॉल टी गया है। तो करेक्टर्स तो दोनों के गए हैं, पर जो हाइब्रिड आपको मिला है फर्स्ट जनरेशन में, जो ऑफस्प्रिंग आपको मिली है वो फिजिकली दिखने में बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से बनी है टॉल। तो इसका मतलब सर पेरेंट्स जिसमें कैपिटल टी गया, जिससे कैपिटल टी आया है वो कैपिटल टी स्मॉल टी पर डोमिनेंट है। मतलब कैपिटल टी अपने आप को तो एक्सप्रेस कर गया, तभी तो F1 जनरेशन जो मिली है वो आपको कैसी मिली है, टॉल मिली है। तो अपने आप को एक्सप्रेस कर गया, तो ये जो कैपिटल टी वाला एलील था, ये जो कैरेक्टर है ये क्या है, ये डोमिनेंट हो गया। किस पर डोमिनेंट हो गया, ये स्मॉल टी पर डोमिनेंट हो गया।
तो इस वजह से यही कारण रहा कि F1 जनरेशन में आपको जितने भी ऑफस्प्रिंग मिल सकते हैं वो सब के सब लंबे होंगे पर प्योर नहीं होंगे, क्योंकि उनमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है वो देखे जाएंगे, इसीलिए हम लोग उन्हें लिखेंगे हाइब्रिड। तो बच्चों ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और जो क्रॉस परफॉर्म किया गया है ये आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया? बहुत कॉमन है, इस लॉ को पूछ लेते हैं बोर्ड में, या ये जो क्रॉस है इसे परफॉर्म करने के लिए कह दिया जाता है। तो ये चैप्टर काफी छोटा है, इसमें हमारे पास में सिर्फ दो और जो लॉ जो ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिए, सिर्फ दो ही लॉज हैं जो इसके अंदर बचे हैं, और कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो अभी मैंने छुड़वाई, जैसे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। ये हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कवर कर लेंगे, ये चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलिए आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक यहाँ तक आप लोग पढ़ के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।
Students, all are in class. अनिका, हर्षित, वंशिका, झील, निहारिका, दिव्या, दिव्यांशु, सोनू, नरेंद्र, गौरव, अनुराग। लास्ट क्लास हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 14 स्टार्ट कर दिया था, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग 190। कौन से पेज में थे सोनू? सोनू बेटा कौन से पेज में थे? Uh, 189. Take out page number 189. Economic concepts and planning. National income. नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे। National income is the monetary measurement of economic achievement of an economy. It is defined as monetary value of all products and services during a particular period in a country. Remember that the value of end product and services is included in national income. It is not included in the process of production. It is important to note that national income is the total income of sources of production and not the income of the citizen. पूरे कंट्री में अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग एरिनास से जो इनकम, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, जो इनकम प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में सिटीजन्स की इनकम नहीं आती, तुम्हारी मेरी इनकम नहीं आती। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड से कितना इनकम जनरेट हुआ, मेडिकल फील्ड से कितना इनकम जनरेट हुआ, एजुकेशन से कितना हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से कितना हुआ, ट्रांसपोर्टेशन से कितना इनकम जनरेट हुआ, इन सब चीजों को काउंट करते हैं जब, तब आती है नेशनल इनकम। All factors of production by joint efforts products produce final goods and services of such value addition equal to that is created. The value is distributed among the owners of the factories of the production. The factors of production are given reward for their factor services. Rent to land, wages to laborers, interest to capital and profit to entrepreneur are received. The payment received by all factors of production equals to value addition by all the factors. Thus, whatever is produced is received as factor income by the factors of production. Therefore, gross national product equals gross national income for a country. It may be simply said that national income is the sum of income received by all the factors of production for their contribution in the production process during a financial year in a country. National income may be shown as the sum of domestic factor income and net factor income from abroad. तो नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे इंडस्ट्रीज है, एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, वो अपने लेबर में कितना अमाउंट खर्च करती है, रॉ मटेरियल्स में कितना खर्च हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्च हुआ, प्रोडक्शन वैल्यू टोटल कितनी निकली,
उस प्रोडक्शन वैल्यू से इनकम कितना जनरेट हुआ। इस तरीके से जो है नेशनल इनकम को नेट इनकम की तरह जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें देखो कई सारे फैक्टर्स हैं। क्या फैक्टर्स हैं? हाउसहोल्ड मीन्स इनकम रेफर्स टू द मीन्स ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री डोमेस्टिक बॉर्डर। हाउसहोल्ड का मतलब होता है कंट्री के अंदर से, विद इन द कंट्री से जो है वो कितनी इनकम जनरेट हो पाई, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, नेशनल डोमेस्टिक इनकम। सॉरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हम यहां नहीं कर रहे हैं, यानी दूसरे कंट्री के साथ में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे कंट्री के विद इन में अलग अलग सोर्सेस से कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी इनकम जनरेट हुई, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिकली जनरेटेड नेशनल इनकम। अब देखो, देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम विच आर कॉल्ड नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। जो नेशनल इनकम के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। All these concepts have specific scientific names, meanings and utilities. Among them are GDP. GDP का मतलब होता है Gross Domestic Produce, Net Domestic Product, Gross National Product, Net National Product. Even though they are separated from each other, all these concepts exhibit the income of an economy. Generally, the Gross Domestic Product is used to measure the performance of an economy. The sum of the monetary values of all final goods and services produced in the domestic borders of the country during a financial year is called GDP. तो इस तरीके से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, वेरियस प्रोडक्ट्स, जो चीज कंट्री में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, और इसको ईयर वाइज हम कैलकुलेट करते हैं, पर्टिकुलर ईयर वाइज। अब हम आते हैं पर कैपिटा इनकम कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। नेशनल इनकम इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग। इट डज नॉट एडजस्ट द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। Per capita income in comparison to national income is more appropriate to measure economic well-being and economic development when the impact of change in population is taken for calculation. To calculate per capita income, national income of the country is divided by population of that country. कोई भी देश या किसी भी देश के लोग कितने डेवलप हैं, कितने प्रोग्रेसिव हैं, ये उस कंट्री के लोगों की पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। अब ये पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, यानी टोटल इनकम ऑफ द कंपनी को जब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री करते हैं तो हमको पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री मिलती है। एक उदाहरण के तौर पर तुमको बता दूं कि जैसे एक फैमिली है, उसमें 5 मेंबर है। अब उन 5 मेंबर्स की जो नेट इनकम है या टोटल इनकम है वो 10,000 है। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ द फैमिली क्या हुई? 10,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2,000। इसमें मैं तुमको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा जो इसमें मेंशन नहीं है। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो एक एज्यूम फैक्टर होता है। एज्यूम फैक्टर का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल cannot be termed as the actual income of the individual. अब इस लाइन का मतलब क्या होता है? यानी पर कैपिटा इनकम ऑफ ए पर्सन को हम उसकी एक्चुअल इनकम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? वापिस उसी एग्जांपल पे आते हैं कि जैसे मैंने अभी पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन में बताया कि एक फैमिली है, उस फैमिली की टोटल इनकम 10,000 रुपीज पर मंथ है।
5 मेंबर हैं, 5 से जब हम डिवाइड करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या निकलती है, 2000 रुपीज। अब इसमें देखो ये चीज हो सकता है, मान लो कि उस फैमिली के जो 5 मेंबर हैं, पहला मेंबर अकेले 4000 कमाता है, दूसरा मेंबर अकेले 3000 कमाते हैं, तीसरा मेंबर 2000 रुपए कमाता है, चौथा मेंबर 1000 रुपए कमाता है, पांचवा मेंबर कुछ नहीं कमाता। लेकिन जब हम टोटल इनकम से उसको डिवाइड करते हैं तो सबकी पर कैपिटा इनकम 2000 आती है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम इज नॉट द एक्चुअल इनकम ऑफ द पर्सन। तुमको एग्जांपल देता हूं, हमारे पड़ोस में एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, डिफेंस की बात करें, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की बात करें, हर मामले में हम श्रीलंका से बहुत आगे हैं, पार हैं। लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो एक एवरेज श्रीलंकन की जो इनकम है वो एक एवरेज इंडियन से बहुत ज्यादा है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वहां पर संसाधन या रिसोर्सेस कम है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन भी तो कम है। तो वहां के जब रिसोर्सेस और इनकम को डिवाइडेड बाय जो पॉपुलेशन करते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम हाई निकल आती है। हमारे यहाँ पर रिसोर्सेस उनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। समझ में आया निहारिका? समझ में आया क्या? सोनू समझ में आया? कंचना समझ में आया डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसको तुमको और एक बेटर एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूं। दो फैमिली है, एक्स और वाई। एक्स फैमिली की इनकम 10,000 रुपए पर महीने, वाई फैमिली की इनकम 10,000 रुपए पर महीने। अब सिचुएशन ये है, जो एक्स फैमिली है वो डेवलप नहीं हो रही है, जो वाई फैमिली है वो 10,000 रुपए कमा के भी डेवलप हो रही है। कारण क्या है? मान लो एक्स फैमिली में 5 मेंबर हैं, हर मेंबर में 2-2 हजार रुपए खर्च होता है और एंड ऑफ द मंथ उसके पास कुछ नहीं बचता, यानी एंड ऑफ द मंथ जीरो, सेविंग जीरो। अगले महीने फिर वो काम करते हैं, 10,000 रुपए अर्न करते हैं, हर मेंबर पे 2-2 हजार खर्च हो रहा है, एंड ऑफ द मंथ अगेन अगले महीने भी सेविंग्स जो है वो जीरो। वाई फैमिली 3 मेंबर है, हर मेंबर पे 2,500 हजार रुपए खर्च हो रहा है। एक्स फैमिली से ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे, 2,500 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। टोटल खर्चा 7,500। एंड ऑफ द मंथ 2,500 रुपए सेविंग्स। अगले महीने वही 10,000 अर्निंग, हर मेंबर पे 2,500 हजार रुपए खर्चा, एक्सपेंडिचर 7,500। एंड ऑफ द मंथ सेविंग 2,500। नेक्स्ट मंथ में टोटल सेविंग 5,000, पिछले महीने के 2,500, इस महीने के 2,500। तो उसी इनकम पे वाई फैमिली जो है वो डेवलप कर जा रही है और लाइफस्टाइल भी अच्छा जी रही है,
उसी इनकम पे एक्स फैमिली उतनी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी पा रही जितने वाई फैमिली जी रही है, और एंड सेविंग्स कुछ नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं कर पा रही। क्यों? मेंबर्स ज्यादा है। तो ये है पोजीशन। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। There was no government agency to calculate national income before independence in India. The first national income was calculated by Dadabhai Naoroji in 1868. After this, Findlay Siraj, Dr. V.R. Rao, R.C. Desai estimated national income. All these scholars used different methods and bases for the calculation of national income. But they did not have reliable data and information, so could not apply statistical methods in calculation. इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले हमारे पास में कोई भी ऐसी नेशनल या गवर्नमेंट एजेंसी नहीं थी जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाती। सबसे पहले नेशनल इनकम का कैलकुलेशन 1868 में दादाभाई नारोजी ने किया। उसके बाद फिंडले सिराज, डॉक्टर वी आर राव, आरसी देसाई, ऐसे कई सारे लोगों ने किया। लेकिन उनके पास ऐसे कोई रिलायबल डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं थी जिससे वो एक बेटर तरीके से या एक प्रॉपर वे में या एक एग्जैक्ट वे में जो है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाते। आजादी के बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कमिटी वाज फॉर्म अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महलनोबिस इन August 1949. The committee submitted its first report in 1951 and final report in 1955. This work of calculating national income was handed over to Central Statistical Organization CSO, and it has been doing the work of calculating national income since 1955. आजादी के बाद सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की जो कमिटी बनी वो बनी तुम्हारी 1949 में। 1949 में सबसे पहली कमिटी बनी। इस कमिटी के जो चेयरमैन थे वो थे तुम्हारे पीसी महलनोबिस। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है फर्स्ट रिपोर्ट तैयार करके 1951 में तैयार की और फिर फाइनल रिपोर्ट जो उन्होंने है 1955 में सबमिट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद में ये संस्था जिसका नाम पड़ा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO शॉर्ट में कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद से इस ऑर्गेनाइजेशन जो है 1955 से आज तक 2020 तक जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो जिम्मा है या जो वर्क है वो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। अब जो कंट्री में अलग अलग सोर्सेस से जो इनकम जनरेट होते हैं वो कौन कौन से सोर्सेस हैं? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है कि कौन से वो फील्ड है, कौन से जो सेक्टर्स है जिससे कंट्री की इनकम या इकोनॉमी जो है वो जनरेट होती है। तो इसके तहत देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? इट प्रोड्यूसेस गुड्स बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन डायरेक्ट फॉर्म। There are many activities based on direct use of natural resources as cotton cultivation. It is a seasonal crop which depend on natural factors like rainfall, sunlight and climate for the growth of cotton plant.
So cotton is a natural product in the same way dairy, mining provide products by using natural resources. These are also primary activities. It is also known as agricultural allied sector. प्राइमरी सेक्टर में आता है तुम्हारा जो मेन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर. जैसे कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम आ रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी की दूध वगैरह. तो जो चीज प्रोड्यूस हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होके, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. ये मेनली जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सेक्टर है. दूसरा जो सेक्टर आता है वो है तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर. In this sector, products are transformed into other forms through manufacturing processes. It is next to primary sector. Goods are manufactured. It can be done in same factory, workshop, or at home. For example, spinning from cotton fiber, then weaving textile, sugar and jaggery made from sugarcane. We make bricks from clay. We build houses and buildings with bricks. This sector is associated with different industries. So it is called industrial sector. Secondary sector में जो मेन आता है वो है तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी प्रोसेसिंग सेक्टर भी हम इसको कहते हैं. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो चीजें प्रोड्यूस किया जाता है उसको प्रोसेस करके उसको एक फाइनल प्रोडक्ट्स में चेंज किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के द्वारा, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर. जैसे कि मान लो शुगर केन, गन्ना, खेतों में शुगर केन उगाया जा रहा है, किसान जो है वो शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहा है, गन्ना उगा रहा है. ये हुआ तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर. अब वो शुगर केन शुगर इंडस्ट्रीज में आ रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, उसका रस निकाला जा रहा है, तो प्रोसेस करके फिर उसे चीनी या गुड़ बनाया जा रहा है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है यूज के लिए. इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या फिर प्रोसेसिंग सेक्टर, जो ज्यादातर जो है तुम्हारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है. तीसरा टर्शियरी सेक्टर. इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू सेक्टर्स. They make no products. These activities help in the development of primary and secondary. Products of first two sectors need to be transported to retail or wholesale dealers for sale, and sometimes products need to be stored in warehouses. We also need to have telephonic communication, correspondence, and banking facilities for smooth trade. These are some examples of activities of this sector. They also provide service instead of producing goods. So it is also known as service sector. There are certain indispensable services which do not help in making any production. The services of the teachers, doctors, washermen, hairdressers, cobblers, advocates, administrators, and accountants are among them. Nowadays, the new services based on information technology like internet cafe, ATM booth, e-kiosk. टर्शियरी सेक्टर में जो मेन आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन और सर्विस. उसको सर्विस सेक्टर भी हम कहते हैं. अब जैसे वापिस आते हैं, किसान शुगर केन उगा रहा है, खेतों में गन्ने का उगाया जा रहा है, ये हुआ तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर. उस शुगर केन को इंडस्ट्रीज में लाया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, उसके चीनी या गुड़ बना रहे हैं, एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं यूज के लिए. ये हुआ तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर उस प्रोसेस या उस फाइनल गुड को इंडस्ट्री से लाके मार्केट में एक एक जगह पहुंचा रहा है, एक एक कस्टमर तक पहुंचा रहा है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. ये हुआ तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर. सर्विसेज, हम इंटरनेट के थ्रू कोई चीजों की मार्केटिंग कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके.
तो ये हुआ तुम्हारा सर्विस, ये आता है तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर में। समझ में आया सबको? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई डाउट? हाँ जी, वंशिका पालीवाल, समझ में आ गया? कनिका नहीं है क्या आज क्लास में? कनिका, कनिका नहीं है क्या क्लास में? कनिका एब्सेंट है? कनिका, हर्षिता, कुणाल, अनुराग, ये नहीं है क्या? चलो लास्ट टॉपिक आज का, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंज में हम देखेंगे किस तरीके से ये जो तीनों सेक्टर्स हैं इनमें बदलाव आया और कैसे कैसे आया। It has been noticed in most developed countries, primary sector was very important in the initial stage of development. आज जितने विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर का इनके डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ग्रेजुअली चेंजेस केम इन एग्रीकल्चर सिस्टम, इसीलिए एग्रीकल्चर सिस्टम में चेंजेस भी आए और ये सिस्टम प्रॉस्परस भी हुआ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। देयर वाज मोर प्रोडक्शन देन इन पास्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी इनका यूज होने के बाद प्रोडक्शन लेवल पहले के कंपेयर में बहुत ज्यादा बढ़ी। मेनी पीपल गॉट एंगेज्ड इन अदर ऑक्यूपेशन, इसके अलावा कई लोग दूसरे ऑक्यूपेशन से भी जुड़े। द नंबर ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स इंक्रीज्ड, activities of purchase and sale increased manifold. Many people joined transport, administrative and army services. Yet most of the goods were produced by primary sector and most people were employed in this sector. तो इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ तो दूसरे सेक्टर से भी ग्रोथ होने लग गया, लोग जो है अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ने लग गए। जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ा तो बहुत लोग जो है इसकी ट्रेडिंग, बिजनेस, सेल्स, सर्विसेज से जुड़े। कई लोग एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सर्विस, आर्मी या अलग अलग सेक्टर्स के जॉब्स में जुड़े। फैक्ट्रीज का एग्जिस्टेंस होने लग गया, फैक्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। नए नए बड़े बड़े प्लांट सेटअप होना शुरू हुआ, नए नए मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, देयर नंबर इंक्रीज्ड एंड पीपल बिगैन टू वर्क इन दैट। तो जिस तरीके से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा उसी तरीके से तुम्हारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के नंबर भी बढ़े, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी हुआ। अब जिस तरीके से नए नए इंडस्ट्रीज सेटअप हुए, नए नए इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, उसी तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर भी बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। This secondary sector became most important from production point of view because products were cheap in factories. Work started to be done in extra time also. There has been change from secondary sector to tertiary sector in last 100 years. इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर का जैसे जैसे ग्रोथ होता चला गया, सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो होता चला गया, इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई, नए नए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट्स होने लग गए, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए। इन मशीनरीज में वर्क करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होने लग गए, लोगों का रिक्रूटमेंट होने लग गया ज्यादा से ज्यादा, इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लग गया ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर का भी ग्रोथ होने लग गया। टर्शियरी सेक्टर जो है अगर लास्ट 100 ईयर्स हम काउंट करें तो टर्शियरी सेक्टर में बहुत ग्रोथ हुआ।
Importance of service sector increased in total production. Most of the workforce is employed in service sector. आज हम देख रहे हैं BPOs, ट्रांसपोर्टेशन, साइबर से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े काफी लोग प्रोफेशंस में आ चुके हैं। आज जो है सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गई, टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। आज जो है छोटे से जैसे टैक्सी सर्विस आ गई, उबर, ओला, पहले वो कार में सर्विस देती थी, लोगों को 4-5 मेंबर्स जाने के लिए कार प्रोवाइड करवाती थी। टैक्सी सर्विस ऑनलाइन बुक किए, एड्रेस लोकेशन आ गया, घर पे आ गई, तुमको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देने के लिए। आजकल अगर सिंगल जाना हो तो टू व्हीलर पे भी आ गई कि बाइक बुक कर, बाइक में मैंने बुला लिया, बाइक पे आ जाती है सर्विस। ऑनलाइन फूड कल्चर आ गया कि आज अगर मुझे कोई चीज खाना है तो मुझे उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो भी अपने पसंद की चीज है मैंने देख लिया, ऐप पे सिलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, टाइमिंग आ गई, कितने देर में पहुंचेगी, वो तुम्हारे घर पे आके तुमको वो फूड डिलीवर करके जा रही है। कई सारे सॉरी ऑनलाइन शॉपिंग आ गई, अमेजॉन, कोई प्रोडक्ट चाहिए मुझे, अमेजॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट, ई कार्ट, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए जिसके थ्रू जो है मैंने अपना प्रोडक्ट चूज कर लिया, प्राइस भी देख ली, क्या डिस्काउंट मिल रहा है देख लिया, और उसके हिसाब से मैंने जो है टर्म्स एंड कंडीशंस भी देख ली, क्या वारंटी है, गारंटी है, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या सर्विस मिल रही है, वो सारी चीज मैंने देख लिया। उस हिसाब से मैंने बुक करा लिया, मेरे डोर स्टेप में प्रोडक्ट आने के बाद में मैं पेमेंट करता हूँ। और आजकल तो पेमेंट का भी इश्यू नहीं रहा, पेमेंट्स भी ऑनलाइन हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में भी सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व है कि बैंकिंग सिस्टम आजकल इंटरनेट बैंकिंग हो गई है। मुझे आज मेरे पैसा डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, तो मुझे बैंक में या ट्रांसफर कराना है तो बैंक में मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैंने ई बैंकिंग फैसिलिटी ली, घर बैठे बैठे मैं अपने फोन से ही जो है पैसा जमा भी करा सकता हूँ, ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। तो ये दिखा रहा है इस तरीके से जो है इन रिसेंट ईयर्स में सर्विस सेक्टर कैसे ग्रो की। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।